प्रिय विद्यार्थियों, भाषा वह है जिसके माध्यम से हम आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। संस्कृत साहित्य में भाषा कहा गया है कि भाषा भास धातु से उत्पन्न है, जिसका अर्थ है कहना या बोलना। प्लेटो ने कहा, विचार आत्मा की मूक अथवा अध्वन्यात्मक अभिव्यक्ति है। जब यही विचार होठों पर आकर ध्वन्यात्मक रूप ग्रहण कर लेता है तो भाषा बन जाता है। आधुनिक भाषा शास्त्रियों में स्टेगर, सपीर तथा चाम्स्की आदि आते हैं। इन्होंने भाषा विज्ञान में हुई प्रगति और शोधों के अनुरूप नई नई परिभाषाएं दी हैं। उसी के अनुसार हिंदी के प्रसिद्ध और लर्नड भाषा विज्ञानवेत्ता डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने भी अपनी परिभाषा दी है। मैं उन्हीं की परिभाषा को यहाँ पर लिखकर समझाने की कोशिश करता हूँ और सभी विद्वानों द्वारा कही गई कुछ बातों को इन्हीं के माध्यम से समझने की कोशिश करता हूँ। भाषा की परिभाषा तो याद की जा सकती है, लेकिन अगर समझ ली जाए तो याद भी आसानी से हो जाता है और स्मरण की जो अवधि है वह बहुत लंबी हो सकती है, मतलब कभी नहीं भूली, ऐसा भी हो सकता है। तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की परिभाषा इस प्रकार है कि भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से समाज विशेष के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं, जिसे मैंने पहले से यहाँ लिख दिया है, जिससे कि लिखने में ज़्यादा समय व्यर्थ ना जाए। भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यह परिभाषा अगर समझ ली जाए तो याद करने में आसान होगा और इसका अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। परिभाषा में 2-3 पारिभाषिक शब्द हैं जिन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। पहला, उच्चारण अवयवों से उच्चरित। कोई भी भाषा नहीं, वह भाषा जो उच्चारण अवयवों से उच्चरित होती है, मतलब उच्चारण अवयव भी हमें जानना होगा कि उच्चारण अवयव क्या हैं। दूसरा, यादृच्छिक ध्वनि प्रतीक। केवल ध्वनि प्रतीक नहीं बल्कि यादृच्छिक ध्वनि प्रतीक यादृच्छिक हैं और भाषा एक व्यवस्था है। इस भाषा को यहाँ पर एक बार पढ़ लेने के बाद हमने 2 चीज़ जो यहाँ पर सबसे पहले हाईलाइट की है वो उच्चारण अवयव और यादृच्छिक। अब पहले के भाषा विज्ञानियों ने कहा कि भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है। ये नहीं बताया कि कौन सी भाषा, या उच्चारण अवयवों का प्रयोग नहीं किया। तो क्या हम भाषा केवल बोलकर और लिखकर ही अपनी बात अभिव्यक्त करते हैं? नहीं, अभिव्यक्ति का माध्यम केवल बोलकर या लिखकर ही नहीं होता। अभिनय के माध्यम से भी हम अपनी बात कहते हैं, संकेतों के माध्यम से भी हम अपनी बात कहते हैं। यहाँ तक कि क्रोध में जब पसीना आता है या श्रम से जब पसीना आता है तो पसीना भी अपनी बात कहता है, और दुख में बहते हुए आंसू या सुख में बहते हुए आंसू भी अपनी बात कह जाते हैं। तो भाषा तो एक तरह से कायिक, मानसिक, वाचिक तीनों प्रकार की हुई। भाषा अभिव्यक्ति, अपनी बात कहने के माध्यम तो कई हुए। फिर भाषा, क्या वे सभी भाषा विज्ञान के अंतर्गत आ सकते हैं? नहीं, आधुनिक भाषा विज्ञान के अनुसार वे सभी भाषा विज्ञान के तहत नहीं पढ़ना है। हमें वे भाषा पढ़ने हैं जो उच्चारण अवयवों से उच्चरित होते हैं, मतलब उच्चारण अवयव डिफाइंड हैं। उच्चारण अवयव क्या हैं? जब हम भाषा विज्ञान में इसे विस्तृत रूप से पढ़ेंगे तो पाएंगे कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, जैसे का कंठ से, पा होंठ से, ता तालब्य से, तालु से, और स्वरतंत्री यहाँ से उत्पन्न होने वाली भाषाएं। तो उन अंगों से जो भाषा उत्पन्न होती है, भाषा विज्ञान के तहत हम केवल उसी भाषा का अध्ययन करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उच्चारण अवयवों से उच्चरित भाषा, पहला कि भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित हो, अवयवों से उच्चरित होनी चाहिए।
दूसरा, ये यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था होनी चाहिए। होनी चाहिए का मतलब यादृच्छिक ध्वनि प्रतीक होते ही हैं। उदाहरण के लिए हमने लिखा का। आज हमें पता है कि का को ऐसे लिखा जाता है। हमने का कहा तो हम पढ़ के जान गए हैं का को ऐसे लिखना है। लेकिन अगर हम किसी दूसरे भाषा भाषियों के पास जाकर के बोलें क, तो क्या वे ऐसे ही लिखेंगे? उनके पास क की अभिव्यक्ति के लिए ये इस तरह का का नहीं होगा। रोमन में के है तो अन्य भाषाओं में इसी तरह के कुछ दूसरे प्रतीक होंगे। इसका मतलब ये है कि ध्वनि और प्रतीकों का सहजात संबंध नहीं होता। का हमने बोला जो ध्वनि है और उसका प्रतीक का है, इसको हमने का मान लिया है। यह आर्बिट्रेरी है, यादृच्छिक है, क्योंकि हिंदी में का को इस तरह से माना गया, रोमन में ऐसे, अन्य भाषाओं में अलग तरीके के प्रतीक चुने गए। इसलिए इसे कहा गया यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है। अब प्रश्न उठता है कि जब भाषा विज्ञान के अंतर्गत केवल हम ऐसी भाषाओं का अध्ययन करते हैं तो और भाषाएं क्या हैं? या इससे निष्कर्ष निकलता है कि भाषा के दो भाग किए जा सकते हैं, मानव और मानवेतर। मानव भाषा का अध्ययन ही यहाँ पर करना है, क्योंकि मानव के अवयव ही इस तरह के हैं जो विकसित हैं। मानवेतर प्राणियों में, जिसमें जीव जंतु और वनस्पति भी आते हैं, उनमें इस तरह के विकसित उच्चारण अंग नहीं पाए जाते। तो मानव भाषा पढ़ने के पहले हम लोग मानवेतर भाषाओं पर भी संक्षिप्त में विचार कर सकते हैं कि मानवेतर भाषाएं क्या हैं और मानवेतर भाषाएं और मानव भाषाओं में अंतर क्या है। जब हम मानव और मानवेतर भाषाओं में अंतर करेंगे तो मानव भाषा या भाषा के दो भाग किया जा सकता है, मानव और मानवेतर। क्योंकि प्रारंभिक परिभाषाओं में हमने देखा था कि मानव और मानवेतर का अंतर नहीं था, भाषा की एक सामान्य परिभाषा दी गई थी। तो मानवेतर भाषाओं को जान लेने के बाद हम और अच्छी तरह से जान पाएंगे कि भाषा का विकास कैसे हुआ था। तो आज हमने परिभाषा जानी, मोटे तौर पर भोलानाथ तिवारी की परिभाषा को आधार बना करके हम अगले वीडियो में और लोगों की परिभाषाओं को समझने की कोशिश करेंगे, मानव और मानवेतर भाषाओं का अंतर थोड़ा सा समझेंगे और फिर उसी आधार पर भाषा के अभिलक्षण को निर्धारित करेंगे। और जब ऐसा हो जाएगा तब निष्कर्षतः हम भाषा विज्ञान की पूरी परिभाषा को समझने में सक्षम हो पाएंगे और हमेशा के लिए याद हो जाएगी। धन्यवाद।